Hello students, today we are going to discuss about cash flow statements. The first thing which should come to your mind is what is a cash flow statement and why we are preparing a cash flow statement. So I'll get back to these points. Let us first understand the terms cash flow. Cash means and includes bank deposits, excluding term deposits, and marketable securities which can be converted into cash easily. Or we can say cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent clearly means कि things which are in cash and things which can be easily converted into cash. Okay? तो ये तो टर्म हो गई हमारी कैश एंड फ्लो. फ्लो की बात करते हैं. फ्लो का मतलब होता है बेटा चेंज. कैश का आना, कैश का जाना, ये तो हम जानते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. उसके अलावा पर्पस क्या है वो फ्लो वर्ड का? फ्लो वर्ड का पर्पस होता है चेंज को डिफाइन करना. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यह बताती है कि ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड आपके कैश में क्या चेंज आया और क्यों चेंज आया. ठीक है. तो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. आई विल एक्सप्लेन दोज इन डिटेल. Let us first understand why we are preparing a cash flow statement. अब अगर हम किसी कंपनी की लिक्विडिटी एनालिसिस करना चाहें तो अगर हमें बैलेंस शीट में कैश दिखाई दे रहा है और काफी सारा कैश दिखाई दे रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है. कंफ्यूजन है वहां. क्यों? कैश बैलेंस ज्यादा तो लोन लिया हो अगर आपने तो भी कैश बैलेंस अच्छा हो सकता है. अगर आपने कोई एसेट सेल कर दी हो तो भी कैश बैलेंस अच्छा हो सकता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी तब होती है जब उसके ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज स्ट्रांग होते हैं. बड़े कैश बैलेंस का होना अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन होगी इस बात की गारंटी नहीं होती है. ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज स्ट्रांग होने चाहिए. यही स्टडी करने के लिए कि ऑपरेशन से कितना कैश आया या गया, इन्वेस्टिंग से कितना कैश आया या गया, या फाइनेंसिंग से कितना कैश आया या गया, यही स्टडी करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी पोजीशन पर स्ट्रांग है. तो ये तो था पर्पस. अब बात आती है बनाया कैसे जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो समझते हैं. पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है किसी भी बिजनेस की जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी होती है. जैसे अगर आप किसी गुड्स में डील करते हैं तो उन गुड्स को खरीदना, उनको बेचना, उसका शोरूम, गोडाउन, वो सब चीजें मेंटेन करने में जो आउटफ्लो और जो इनफ्लो सेल से या किसी भी अदर सोर्स से इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपको होता है तो वो आपकी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज माने जाते हैं. ठीक है. तो ये अब सवाल ये है कि यहां हम करने क्या वाले. आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अकाउंट बनाते हैं. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड होता है. हमारा प्रॉफिट कभी हमें हमारी लिक्विडिटी पोजीशन की पूरी जानकारी नहीं देता. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है अक्रूअल यानी ड्यू बेसिस पर. तो वहां पर जो एक्सपेंस आपने डेबिट किए हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरे पे भी हुए हों उसी पीरियड में, और जो इनकम आपने क्रेडिट की है ये भी जरूरी नहीं है कि वो पूरी इनकम कैश में उस पीरियड में रिसीव हुई हो. मींस आपके प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट की फिगर आपके पास है या जिसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, वो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर आपके पास है उसमें नॉन कैश आइटम्स का भी एडजस्टमेंट होता है. अब याद होगा आपको कि वेजेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों को जोड़ के आप डेबिट कर देते हैं. तो उसका मतलब प्रॉफिट तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए भी लेस हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने अभी पे तो नहीं किए.
तो इसका मतलब है बेटा कि आपके कैश प्रॉफिट में और आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, और हमें चाहिए कैश, हमें चाहिए कैश की जानकारी। तो हमें वो चीजें एडजस्ट करनी होंगी। उसके अलावा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आ जाते हैं, मिसलेनियस आइटम्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनका भी एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली क्या चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ताकि हम ये जान पाए कि एग्जैक्टली हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी से क्या अर्निंग हुई है, क्या कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग क्या है? किसी भी बिजनेस में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अपनी असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस हेड में फिक्स्ड असेट्स ही आएंगी, फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लाइक अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स शेयर्स खरीदे हैं या हमने किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, और उनसे जो हमें इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। लाइक जैसे मान लो कोई असेट हमने खरीदी, जब असेट खरीदेंगे तो उसके लिए कैश पे करेंगे, तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। कोई असेट बेच दी जो हमारे अब किसी काम की नहीं है, या हमने दूसरी ले ली है और वो डिस्पोज करना चाहते हैं, हमने डिस्पोज कर दिया किसी भी रीजन से, तो वो जब डिस्पोज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। जब परचेज किया था तो कैश आउटफ्लो, जब डिस्पोज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स पर, लाइक हमने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उन पर डिविडेंड रिसीव हो सकता है, कोई डिवेंचर्स अगर हमने परचेज की हैं तो उन पर इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। ठीक है, ये थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की थोड़ी सी डिटेल। और उसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है जब हम अपने लिए फंड्स अरेंज करते हैं, कैपिटल के थ्रू, डेट के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू। डिवेंचर्स ऑल्सो काइंड ऑफ डेट, मतलब सिक्योरिटीज इशू करके, यानी शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करके, और या फिर बोरो करके लोन्स के फॉर्म में। तो जब आप शेयर्स इशू करते हैं तब आपके पास इनफ्लो होता है, जब आप डिवेंचर्स इशू करते हैं तो आपको इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो, और जब हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, तब भी हमें कैश इनफ्लो होता है। अब इनकी वजह से आउटफ्लो भी हो सकता है बेटा। अब लाइक प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है, तो रिडेम्पशन होगा तो आउटफ्लो भी होगा, और डिवेंचर्स का भी रिडेम्पशन होता है तो उस केस में भी आउटफ्लो होगा। उसके अलावा शेयर्स हैं तो उन पर डिविडेंड भी देना होगा तो आउटफ्लो होगा। डिवेंचर्स हैं या लोन्स हैं तो उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो आउटफ्लो होगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण जो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो होता है, यानी चेंज इन कैश होता है, उसकी छोटी सी डिटेल थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है, एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे एक बात पॉइंट आउट कर दूं कि इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हम पहले इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा प्रोबेबली दूसरे पार्ट्स में। तो जरा पहले इनडायरेक्ट मेथड्स को समझ लें क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा इजी भी है। ठीक है, तो हमें समझना यह है कि हमें अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट या तो हमारी बैलेंस शीट से मिलता है या अपनी इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों दिए हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप इनकम स्टेटमेंट से उठा लीजिए या लास्टली जो आपके बैलेंस शीट में फिगर्स लिखी हैं वहां से उठा सकते हैं। और अगर केवल बैलेंस शीट दी है तो फिर तो ऑप्शन ही वही होता है, बैलेंस शीट से ही उठाना है। तो पूरा एक फॉर्मेट दे देता हूं कि जब हम प्रॉफिट बैलेंस शीट से या इनकम स्टेटमेंट से उठाते हैं तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं प्रॉफिट एज पर। अब अगर आपने बैलेंस शीट से उठाया है तो आप बैलेंस शीट लिख दीजिए, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए। जो भी फिगर है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शामिल होते हैं
नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेट आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल होते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स। उनको एडजस्ट करेंगे तभी हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मिलेगा। तो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं फॉर एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ऐड कर लेना है नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन ऑपरेटिंग को हम, अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नॉन कैश तो सर समझ में आ गया कि हमारे पास ना कैश गया ना आया, इसलिए हमने नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग क्यों बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इसलिए कि उनके लिए हमने दो हेड्स अलग से बनाए हैं ना, एक इन्वेस्टिंग और दूसरा फाइनेंसिंग, वो वहां चले जाएंगे, इसलिए यहां से हटाना है उनको। ऑब्वियसली उनका इफेक्ट तो होता ही है, कैश आया और गया होगा, लेकिन हमें इसीलिए तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ताकि हमको ये पता रहे कि ऑपरेशन से क्या कैश आया या गया, इन्वेस्टिंग से क्या कैश आया या कंज्यूम हुआ उसमें, और फाइनेंसिंग में क्या कैश आया या कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो अब यहां थोड़ा समझ में आएगा। तो जो नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, उनको ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है। मैं इनके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। नॉन कैश एक्सपेंसेस में तो डेप्रिसिएशन आपको खूब अच्छे से याद होता है, अमोर्टाइजेशन भी हो सकता है, अमोर्टाइजेशंस यानी राइट ऑफ करना, पेटेंट्स राइट ऑफ कर दिए, गुडविल राइट ऑफ कर दी, कॉपीराइट्स राइट ऑफ कर दिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज राइट ऑफ करने से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो तो होता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया होता है, तो इसीलिए एड बैक करना है क्योंकि हमारा कैश प्रॉफिट ज्यादा होगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट घट गया होगा राइट ऑफ की वजह से। ठीक है, इसके अलावा लॉस भी हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, लॉसेस क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब लॉस के बारे में ये ध्यान रखिए, लॉस एक एडजस्टमेंट है, लॉस में आउटफ्लो कभी नहीं होता। ठीक है, लॉस तो आप लॉसेस में किसी को कुछ देके नहीं आते हो, ठीक है, ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। तो लॉस इज एन एडजस्टमेंट, लॉस के बारे में ये ध्यान रखना है कि लॉस इज एन एडजस्टमेंट। तो हम उसे यहां नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अब टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया या किसी भी चीज के लिए प्रोविजन बनाते हैं, तो जब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन बनाने से कैश ना जाता है ना आता है, तो अगेन लेकिन प्रोविजन प्रॉफिट्स में से तो घटा होगा, इसलिए जितना प्रोविजन हमने इस साल प्रॉफिट में चार्ज किया है उसको एड बैक करेंगे। उसके अलावा प्रपोज्ड डिविडेंड हो सकता है। ठीक है, अब हमने डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है, डिविडेंड प्रपोज किया तो वो भी इसमें एड बैक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड प्रपोज, दो कारण, डिविडेंड के लिए दो कारण होते हैं बेटा। एक होता है क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करने से तो कैश आउटफ्लो होता नहीं है, तो वो तो इसलिए एड बैक होता है। लेकिन अगर कुछ डिविडेंड्स पे कर दिए हैं और वो प्रॉफिट्स में से लेस किए गए हैं, जैसे बैलेंस शीट से जब प्रॉफिट उठाते हो तो वो एप्रोप्रिएशंस के बाद वाला प्रॉफिट होता है, तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई डिविडेंड्स पे कर दिए हैं तो उसमें से लेस हो गए होते हैं। अब डिविडेंड क्यों पे किया, मैंने अभी भी समझाया था कि डिविडेंड्स पे होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने शेयर्स फ्लोट किए हैं, कैपिटल रेज की है, इसलिए आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर डिविडेंड पेड वगैरह की कोई डिटेल होती है क्वेश्चन में तो वो हम ऐड बैक करेंगे यहाँ पर। उसी तरह इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है। अगेन इंटरेस्ट पेड क्या है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, दोनों सेम ही बात है। इंटरेस्ट भी किस पर होता है, हमने जो डेट रेज की है, डिवेंचर्स हो सकते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, जो हमने डेट रेज की हुई है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये भी कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इसीलिए यहाँ ऐड बैक किया जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। अब मैं लेस करते हैं इसमें से नॉन कैश इनकम।
और या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश इनकम से मेरा मतलब है बेटा, जैसे कई बार अक्रूड इनकम होती है जो जोड़ी गई है, या कोई ऐसी इनकम में जुड़ी हुई हो जो रिसीव ना हुई हो। ठीक है, अक्रूड इनकम्स होती हैं जो ड्यू तो हो गई इसलिए इनकम में जुड़ जाती हैं बट रिसीव नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉफिट में है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस पर एक चीज ध्यान रखनी है, इनको अगर आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे तो फिर यहां कुछ नहीं करना होता, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। उस पर थोड़ा बस अलर्ट रहना है कि अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो वो असेट्स में दिखाई दे रही होगी उधर करंट एसेट्स के साथ। ठीक है, तो अगर वहां पे उसे करंट एसेट्स की तरह ट्रीट कर लोगे तो फिर यहां कुछ नहीं होना है, मतलब यहां पे बाद में करेंगे उसका ट्रीटमेंट। नॉन ऑपरेटिंग, अब मैं यहां पे लिख देता हूं अक्रूड इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है जैसे डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड किस पर रिसीव होता है? डिविडेंड रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट्स पर, तो ये कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट किस पर रिसीव होता है बेटा? इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट्स पर, तो ये भी कहां जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये भी कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि दिस लिस्ट इज इलस्ट्रेटिव, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यहां लिख के कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप नेचर समझ पाएं कि किस तरीके की चीजें ऐड या लेस होती हैं। तो वो 2 लाइन में बात खत्म हो जाती है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग होनी चाहिए जिनका एडजस्टमेंट हमें यहाँ करना है, क्योंकि नॉन कैश इसलिए एडजस्ट की जाती है बेटा कि उनकी वजह से ना तो कैश इनफ्लो होता है ना कैश आउटफ्लो। ठीक है, केवल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है और कैश रिड्यूस नहीं होता, इसीलिए उनको एडजस्ट किया जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इसलिए कि वो बाकी 2 स्टेटमेंट्स में जाएंगे, या तो इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो ये सारे आइटम जो हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो फिगर आती है इसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे अभी हमने इसमें वर्किंग कैपिटल और टैक्सेशन वाले मैटर्स एडजस्ट करने हैं जो कि अभी तक यहां तक नहीं हुए। अब मैं यहां लिख लेता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें हमने एडजस्ट करना है एडजस्टमेंट्स फॉर करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। एडजस्टमेंट फॉर करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, या हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑब्वियसली द नेट रिजल्ट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंज, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब थोड़ी सी एक बात यहां और समझनी है। चलिए अब हम जरा समझते हैं कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंज से हमारे कैश पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे सपोज करंट असेट्स में क्या हो सकता है? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री हमें दी होती है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर के एंड में, प्रीवियस ईयर के एंड की और करंट ईयर के एंड की। हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, चेंज। मैंने पहले ही कहा था कि हम चेंज लेंगे, और केवल स्टॉक का ही नहीं, मजे की बात यही है कि हम पूरी बैलेंस शीट्स जो हमें दी होती है प्रीवियस ईयर के एंड की, पीरियड के एंड की और करंट पीरियड के एंड की, उन दोनों फिगर्स के केवल चेंजेस को लेते हैं। ना हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स लेने वाले हैं, ना करंट ईयर की फिगर्स को लेने वाले, करंट पीरियड सॉरी, जो वट एवर, वो ईयर भी हो सकता है, नॉन ईयर भी हो सकता है। ठीक है, आज हम चेंजेस को स्टडी करते हैं।
ठीक है। अब स्टॉक के बारे में एक रैंडम फिगर लेता हूं। मान लीजिए प्रीवियस ईयर के एंड में स्टॉक 1 लाख था और अभी 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 है। तो हम जो यहाँ पे फिलहाल जो सीखने वाली बात है वो तो आप ये देखते हैं कि 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया, इसका मतलब है 20,000 से स्टॉक बढ़ गया। और जब करंट एसेट बढ़ेगी तो कैश उसमें इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है कि करंट एसेट बढ़ी है, स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक बढ़ा है तो मतलब आपने परचेज किया होगा, परचेज किया होगा तो उसके लिए पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो आउटफ्लो हुआ होगा। इसलिए जब करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। तो ये डिफरेंस की फिगर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 20,000 लिखना है। हम यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर करंट एसेट्स जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है, तो मैंने भी आपको समझाया कि अगर स्टॉक में इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है आपने स्टॉक परचेज किया होगा, परचेज किया होगा तो पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो आउटफ्लो होगा। उल्टा हो जाए कि अगर स्टॉक घट गया है तो घट गया का मतलब कि जो स्टॉक आपके पास था वो आपने बेच दिया, वो कैश में कन्वर्ट हो गया होगा। सिंपल लॉजिक यही है। डिटेल लॉजिक के बारे में हम अदर्स अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टॉक बढ़ता है तो ये आउटफ्लो है, तो उसको नेगेटिव कर लेंगे, और अगर घटता है तो ये इनफ्लो है, तो इसे पॉजिटिव लेंगे। उसी तरह डेटर्स का भी है। ठीक है, डेटर्स अगर घट रहे हैं तो नेगेटिव है, और बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव है, और घट रहे हैं तो पॉजिटिव है। बढ़ने का मतलब है आपके और पैसे इन्वॉल्व हो गए डेटर्स में, और घटने का मतलब है कि डेटर्स ने पेमेंट कर दिया तो कैश आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि पैसे आए, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है। क्यों? क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब है कि जो पेमेंट आपको करने थे वो आपने किए नहीं। ठीक है, तो वो ऐड किए जाएंगे। और अगर क्रेडिटर्स घट रहे हैं इसका मतलब है कि जिनका पेमेंट आपने करना था उनका पेमेंट आपने कर दिया, तो आपको आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं इसमें क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी हो। तो मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। तो करंट असेट अगर बढ़ती है तो आउटफ्लो, घटती है तो इनफ्लो। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो इनफ्लो और घटती है तो आउटफ्लो। ठीक है, फिर इसका जो भी नेट रिजल्ट होगा वो हम यहाँ पे, इन सब जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, और ये हमारा कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम 1 मिनट रुक के बात करेंगे। पहले टैक्स, यहां पर हमने घटाना है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमने ऊपर ऐड किया, लेकिन यहां हमें घटाना है टैक्स पेड। टैक्स पेड, नॉट टैक्स प्रोवाइडेड, क्योंकि प्रोविजन से आउटफ्लो नहीं होता है, पेमेंट से आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने लेस कर देना है टैक्स पेड। ठीक है, अब ऑब्वियसली टैक्स पेड नेगेटिव होगा, तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, और इसमें अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या आप समझते हैं, जैसे कभी कोई इंश्योरेंस क्लेम, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक लॉस हुआ, या कोई भी कलामिटी अकर हुई, एक्सीडेंटल लॉस हुआ जिसकी वजह से कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो कि रूटीन आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटफ्लो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफ्लो हो जो कि रूटीन बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा ना हो, किन्हीं पार्ट्स का, ना ही ऑपरेशंस का, ना ही इन्वेस्टिंग का, ना ही फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो भी होगा, इट कैन बी अ प्लस, इट कैन बी अ माइनस, उसे एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा इसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम, कैश जनरेटेड। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जनरेटेड लिखेंगे, और नेगेटिव आ रहा है तो कंज्यूम्ड लिखेंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये नेगेटिव आती है तो फिर हम जनरेटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते, फिर हम
बोलते हैं कैश कंज्यूम्ड इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सबसे पहला जो इस एक आउटलाइन दिया मैंने इसका आपको, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा आइटम्स इसी में होते हैं, बाकी दोनों आसान है। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझिएगा। जैसा मैंने कहा था कि परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, यही आइटम है यहाँ पे। अगर हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स, अब यहां इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो हमने लिखना है आउटफ्लो नेगेटिव। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स तो इनफ्लो होगा पॉजिटिव। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो है। अब इनको नेट करके जो भी आता है उसको हम बाहर लिख देंगे अपने मेन कॉलम में, और इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सिंपल था। लास्ट थर्ड पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, कैपिटल होती है। तो कैपिटल अगर इशू करी तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स का मतलब जो भी कैश आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स में दोनों इंक्लूड कर दिए मैंने, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, दोनों इंक्लूड। ठीक है, तो इनफ्लो होगा ना, अब प्रोसीड पैसे आएंगे, प्रोसीड्स तो इनफ्लो है। ठीक है, उसी तरह प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करोगे तब भी पैसे आएंगे जाएंगे, यहां भी आएंगे, इनफ्लो है। डिवेंचर इशू करते हैं पैसे आते हैं। फिर प्रोसीड्स ऑफ लोन, टर्म लोन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लॉन्ग टर्म लोन्स, यहां भी पैसे आएंगे। अब बेटा इन तीनों चीजों में पैसे जा भी सकते हैं। कैसे? अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं, इक्विटी शेयर्स का तो मतलब ही नहीं रिडेम्पशन का, बाय बैक की सिचुएशन होती है जो अभी आपके दायरे से बाहर है। फिलहाल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, डिवेंचर्स का भी हो सकता है, वो भी लिख देते हैं। और ये दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। प्रेफरेंस रिडेम्पशन हो प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, मैं एक पॉइंट बढ़ा सकता था लेकिन मैं समझ में आ गया तो लिख दिया वहां। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिविडेंड। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग ही लिखेंगे। इसके अलावा बेटा आउटफ्लो और क्या हो सकता है? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो हमने लोन लिए थे उन्हें रीपे कर दिया, तब भी तो आउटफ्लो होगा। उसके अलावा अब इंटरेस्ट पेड, भाई लोन लिया है, डिवेंचर इशू किए हैं तो इंटरेस्ट पे करोगे, ये भी आउटफ्लो है। इसके अलावा डिविडेंड, शेयर्स इशू करें तो उन पर डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड पेड, ये भी आउटफ्लो है। तो अब याद आ रहा है कुछ, हमने इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वापस ऐड बैक किया था। क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे। अब यहाँ आगे देखो, इनको भी हमने इनको वहां ऐड किया था, इनको लेस किया था, क्योंकि इनको इनफ्लो कहां दिखाना था? यहां इन्वेस्टिंग में, और इनको आउटफ्लो कहां दिखाना है?
फाइनेंसिंग में। तो इसीलिए वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे जो अब यहां आ गए। अब इसका भी ये कैसे लगाएंगे एडजस्टमेंट, फिर यहां लिख देंगे, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब तीनों यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबको सम कर देंगे और देखते हैं अब आगे क्या होता है। तीनों को सम करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जो भी रिजल्ट आता है सम करने के बाद हमने लिखा है यहां, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड। अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड और नेगेटिव है तो कंज्यूम्ड। जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड और नेगेटिव है तो कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था ना कि कैश का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट गिवन थी वो रहेगी, उसको हमने वहां से बाकी सारे आइटम एडजस्ट कर दिए। कुछ ऑपरेटिंग में चले गए, कुछ इन्वेस्टिंग में यूज हो गए, कुछ फाइनेंसिंग में यूज हो गए, लेकिन कैश का हमने कहीं यूज नहीं किया। अब यूज होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे ये कैश हमने जनरेट किया ड्यूरिंग द पीरियड, और कुछ कैश हमारे पास ओपनिंग था, तो उसे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग में था वो, ठीक है। जो ड्यूरिंग द पीरियड बनाया कैश हमने, मतलब जो हमें नेट इनफ्लो हुआ, ठीक है, वो प्लस जो हमारे पास पहले से था उसे जोड़ देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू नेगेटिव ऑब्वियसली, जोड़ने का मतलब समझ लेना कि अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है कि लेस होगा। मतलब इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, जो हमें करंट ईयर की डिटेल्स में क्लोजिंग बैलेंसेस में दिया हुआ है। यानी करंट ईयर की अगर बैलेंस शीट दी है तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग कैश होगा वो ये फिगर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें आंसर क्वेश्चन में ही दिया होता है, हमें केवल वेरीफाई करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के कि ये फिगर सेम आनी चाहिए। यानी हमारा कैश फ्लो, ऑब्वियसली बात है बेटा, कैश फ्लो तो चेंज होना नहीं है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई क्यों थी? ये चेक कर, ये डिटेल देने के लिए कि हमारा पास कैश कहां कहां से आया और कहां कहां हमारा कैश गया है, डिटेल देने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये अब एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आउटलाइन थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे है, ठीक है। अब एक इनपुट क्वेश्चन के साथ, डेटा के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है।